एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम शुरू करेंगे अपना सेमेस्टर 2। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसको जाकर देख लेना अगर नहीं देखा तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले DSC 4 यूनिट 2 सोनेट 1 से। द पोइट Philip Sidney was one of the most important writers of the Elizabethan age. He was not only a poet but also a scholar, soldier, and diplomat. Sidney belonged to a noble family and was highly educated. Plus, Sydney lived in a time when poetry was not just entertainment, it was supposed to shape characters, emotions, and thinking. Like today, we say content should be meaningful, not just viral. उनका मानना था कि लिटरेचर का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं बल्कि लोगों को सिखाना भी होना चाहिए। इसी आइडिया को उन्होंने अपने क्रिटिकल वर्क एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में एक्सप्लेन किया। सिडनी ने इंग्लिश पोइट्री में इटालियन एंड पेट्रियार्कल सोनेट ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस की। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला उनका सबसे फेमस वर्क रहा है, जिसे इंग्लिश लिटरेचर का पहला ग्रेट सोनेट सीक्वेंस भी माना जाता है। उनकी पोइट्री इमोशनल ऑनेस्टी, क्लैरिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स हैं। ये वर्क सिडनी की रियल लाइफ लव पर बेस्ड है। स्टेला का करेक्टर पेनेलोपे डेवरू से इंस्पायर्ड है, जो बाद में लॉर्ड रिच से शादी कर लेती है। आफ्टर हर मैरिज, सिडनी लव रिमेन अनफुलफिल्ड एंड दिस इमोशनल पेन बिकम द इंस्पिरेशन फॉर द सोनेट सीक्वेंस। The names are symbolic. Astrophil means star lover and Stella means star. This suggests a love where the lover look up to the beloved from a distance, knowing she is beautiful but unreachable. ये sequence love, desire, pain, frustration and moral conflict को deeply explore करता है. Now let me be clear one thing, that this poem is not mainly about Stella. It is about the poet's difficulty in writing honestly. Like when you want to explain something but words don't come. So this poem is about that feeling. And he believes that love can be communicated through words, and this show his emotional innocence. And instead of trusting his feelings, he trusts books, like memorizing answers without understanding. जैसे कि हम चीज़ों को रट्टा मारते थे पहले बिना उसे समझे, तो ये वही बात कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, अब हम पोएम को समझते हैं। पोइट स्टार्टिंग की 1st to 4th लाइन्स में कहता है कि वो चाहता है कि स्टेला उसकी पोइट्री पढ़े। पोइट्री पढ़कर शायद उसे खुशी मिले या वो पोइट के दुख को महसूस करे। जब वो पोइट को समझेगी तो शायद उसे रहम आए, और पोइट को उम्मीद है कि ये रहम धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगा। लाइन्स 5th to 8th में पोइट कहता है कि वो बहुत कोशिश करता है कि क्लेवर पोइटिक टेक्निक यूज़ करे ताकि स्टेला उससे इम्प्रेस हो जाए। वो दूसरे पोइट की बुक पढ़ता है ताकि उसे इंस्पिरेशन मिले, लेकिन दूसरों की नकल करने से उसका दिमाग और थक जाता है और नए आइडियाज़ भी नहीं आते। लाइन्स 9 to 11 में पोइट कहता है कि उसके वर्ड्स वीक लग रहे हैं क्योंकि उनमें असली क्रिएटिविटी नहीं है। ट्रू क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम नेचर, ना कि ज़बरदस्ती पढ़ाई करने या पुरानी बुक कॉपी करने से। दूसरे पोइट्स का स्टाइल उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। लाइन्स 12 to 14 कोर ऑफ द पोएम है और कंक्लूजन भी। इसमें पोइट बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री फील करता है क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज़ तो हैं पर वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आखिरी लाइन में उसकी इंस्पिरेशन मीन्स म्यूज़ उसे एक बहुत बड़ी बात कहती है, दैट स्टॉप कॉपिंग, सिर्फ अपने दिल की सुनो और वो लिखो जो तुम्हारा दिल कहता है। इस सोनेट का मेन थीम ट्रू लव और ऑनेस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है। पोइट दिखाता है कि रियल और इफ़ेक्टिव पोइट्री तभी लिखी जा सकती है जब फीलिंग्स जेन्युइन हो। एस्ट्रोफिल स्टेला से सच्चा प्यार करता है और अपनी पोइट्री के थ्रू वो अपना दर्द उस तक पहुंचाना चाहता है ताकि वो उसे समझ सके और शायद उस पर दया करे। लेकिन जब वो बुक्स और दूसरे पोइट्स को कॉपी करने की कोशिश करता है तब उसकी क्रिएटिविटी रुक जाती है।
पोएम क्लियरली बताता है कि नेचुरल इंस्पिरेशन एंड फोर्स स्टडी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एंड में म्यूज़ का मैसेज लुक इन द हार्ट एंड राइट ये हाईलाइट करता है कि अच्छी पोइट्री दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निकलती है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम.